हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो MPSC 004 यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है। इससे पहले हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर भी MPSC 004 जो है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और टॉपिक्स के बारे में बातचीत की है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में भी हम उसी तरह से सेम वे में और भी टॉपिक्स को समझेंगे इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो नेशनलिज्म की बुराई क्यों करते थे, नेशनलिज्म की निंदा क्यों करते थे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ही वॉज अ रिओन्ड पोएट। एक तो पहली बात कि वो क्या थे, एक पोएट थे, फिलोसोफर थे एंड नोबल लॉरेट, यानी कि उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था, एंड वॉज अ वोकल क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। और वो नेशनलिज्म की बुराई करते थे, निंदा करते थे। ही बिलीव दैट एक्सेसिव नेशनलिज्म कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, इनटॉलरेंस एंड अ लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। कि अगर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोगों में इनटॉलरेंस होगा और इंडिविजुअल्स जो हैं, लोग जो हैं, उनकी फ्रीडम्स का लॉस होगा। Tagore's critique of nationalism emphasized the importance of universal human values and the dangers of blind allegiance to the nation. So students, यहाँ पे अब हम बात करेंगे उन कुछ मुख्य बिंदु की जिन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो टैगोर हैं वो नेशनलिज्म की निंदा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो टैगोर हैं वो एक्सेसिव नेशनलिज्म की निंदा करते हैं, यानी कि वो आर्ग्यू करते हैं दैट एक्सेसिव नेशनलिज्म यानी कि जो अत्यधिक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रों के बीच विभाजन और शत्रुता को बढ़ावा देता है, जिससे संघर्ष और युद्ध होते हैं। उसके बाद जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उससे इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसका लॉस हो जाता है। ही बिलीव दैट नेशनलिज्म ऑफन सप्रेसेस इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड स्टिफल्स पर्सनल ग्रोथ। जो पर्सनल ग्रोथ है उसको स्टिफल करता है और जो बंदा है उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं वो छीन लेता है, बिकॉज जो बंदा है वो अपने देश से अंधा प्यार करने लगता है। सो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नुकसान, उनका मानना था कि राष्ट्रवाद अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को दबाता है और राष्ट्र के प्रति अंधनिष्ठा की मांग करके व्यक्तिगत विकास को रोकता है। देन वो बात करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की, दैट ही एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ such as compassion, understanding and cooperation over narrow nationalist sentiments। यानी कि वैश्विक मानवीय मूल्यों की बात करें तो टैगोर ने संकीर्ण राष्ट्रीय भावनाओं पर करुणा, समझ और सहयोग जैसे वैश्विक मानवीय मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। टैगोर वॉज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म। जो टैगोर हैं वो पश्चिमी राष्ट्रवाद की भी आलोचना करते थे, ठीक है। वो उसको भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक बताते थे, एग्रेसिव बताते थे, ठीक है। और क्या बताते थे कि ग्लोबल पीस के लिए वो हानिकारक है। तो सिंपल सी बात ये है कि वो नेशनलिज्म की बुराई इसलिए करते थे क्योंकि जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद होता है, अगर वो आक्रामक हो जाता है, बहुत ज़्यादा देश से प्रेम भी अगर आक्रामक हो जाता है तो वो जो है देश के लिए एक तरह का खतरा ही होता है। उसके बाद एजुकेशन एंड एनलाइटनमेंट की बात करें तो उनका मानना था कि शिक्षा को वैश्विक नागरिकता और प्रबुद्ध सोच को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि वो क्या कहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा संकीर्ण राष्ट्र प्रेम को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है कि हम अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो हमारा सेल्फ लाइफ है, हमारी जो खुद की सेल्फ डेवलपमेंट है, उसको भूल जाएं। हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन भी चाहिए, एनलाइटनमेंट भी चाहिए, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है, ना कि सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधाराओं के संकीर्ण सोच के अंदर बंद के रह जाना है। तो ये था किसका व्यू, टैगोर का। सो टैगोर्स विजन वॉज ऑफ अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर यूनाइटेड बाय देयर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। जो लोग हैं वो कैसे हों, यूनाइटेड हों, रेदर देन डिवाइडेड बाय नेशनलिटिक फर्वर। He advocated for a broader sense of identity that transcends national borders and embraces global interconnectedness। उनके कहने का मतलब ये है कि आप केवल भारतीय ना हो, या फिर आप केवल अमरीकी ना हो, आप केवल जापानी ना हो। वो एक ब्रॉडर सोच की तरफ बात करते हैं कि आप मतलब ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की वो बात करते हैं कि हम सब इस धरती के वो हैं, हम सब क्या हैं, इस धरती के जीव हैं, ना कि हम किसी देश के क्या है, सिटीज़न हैं। उसकी बात वो नहीं करते थे।
सो टैगोर की दृष्टि ऐसी दुनिया की थी जहां लोग राष्ट्रीय उत्साह से विभाजित होने के बजाय अपनी साझा मानवता से एकजुट होते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सीमाओं से परे और वैश्विक अंतर संबंध को अपनाने वाली व्यापक पहचान की वकालत की। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है, जिसके अंदर आपको सर सैयद अहमद खान जो हैं उनके हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे क्या व्यूज़ थे उनके बारे में बात करनी है। सर सैयद अहमद खान, ही वॉज अ प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी इंडियन मुस्लिम स्कॉलर, एजुकेटर एंड अ रिफॉर्मर। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान कौन है? 19वीं सदी के इंडियन मुस्लिम हैं, स्कॉलर हैं, एजुकेटर हैं, रिफॉर्मर हैं, एंड ही हैड अ कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनका जो पर्सपेक्टिव है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे वो इवॉल्विंग है, यानी कि वो पहले कुछ और था फिर बाद में बदल गया था, इवॉल्व होता रहा था। सो इनिशियली ही एडवोकेटेड फॉर यूनिटी। शुरुआत में उन्होंने बात की यूनिटी की बिटवीन टू कम्युनिटीज़, बट लेटर एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट देयर पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। लेकिन बाद में क्या वो बात करने लगे कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो पॉलिटिकली और सोशली थोड़े से अलग हैं। सो इन स्टार्टिंग ही एडवोकेटेड फॉर यूनिटी, उन्होंने यूनिटी की बात की, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि दे आर डिफरेंट on the political and social backgrounds. Now let's discuss some of the key points of Sir Syed Ahmad Khan's views on Hindu and Muslim unity. So first of all उन्होंने क्या बात की? अर्ली एडवोकेसी फॉर यूनिटी, यानी कि एकता के लिए प्रारंभिक वकालत की उन्होंने। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज करियर सर सैयद एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ावा दिया। यूनिटी फॉर इंडियाज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनकी यूनिटी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन उन्होंने बात की शेयर्ड हेरिटेज की। ही हाईलाइटेड द शेयर्ड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेजेस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने क्या कहा कि हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं। जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनकी जो विरासत है वो साझी विरासत है, और उनका मानना था कि सहयोग, अगर हम कॉपरेशन करेंगे तो हम अपने समाज में सद्भाव से रह सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड रिफॉर्म की बात करें तो सर सैयद प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स। जो सर सैयद हैं उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया मुस्लिम्स के बीच में, विच ही बिलीव्ड वुड ब्रिज द गैप बिटवीन टू कम्युनिटीज़, जिससे उन्हें ये लगता था कि अगर शिक्षा में सुधार होगा तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो गैप है वो ठीक हो जाएगा, उनके बीच में जो बीच की खाई है वो पाटी जा सकती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट की। अगर आप सर सैयद अहमद खान की बात कर रहे हैं तो अलीगढ़ मूवमेंट का मेंशन करना ना भूलें। थ्रू द अलीगढ़ मूवमेंट ही एम टू अपलिफ्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा उन्होंने क्या एम किया कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करेंगे एजुकेशनली एंड सोशली, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन विद हिंदूज। साथ ही साथ हिंदूज़ के साथ भी क्या करेंगे? कॉपरेशन करेंगे। यानी कि अलीगढ़ आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से उन्होंने मुस्लिम समुदाय को शैक्षिक और सामाजिक रूप से उत्थान करने का लक्ष्य रखा, हिंदुओं के साथ एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा दिया। अब हम बात करेंगे कि उनके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट कैसे आया। जैसे कि शुरुआत में जो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, बाद में वो क्यों बदल गए। सो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव आया आफ्टर द 1880s। सर सैयद व्यूज शिफ्टेड ड्यू टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग कम्युनल टेंशंस। 1880 के बाद क्या हुआ कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो कम्युनल टेंशंस हैं, सांप्रदायिक तनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण से उनका जो व्यू है वो शिफ्ट हो गया। ही बिगेन टू एम्फेसाइज द डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। फिर वो क्या बात करने लगे कि हिंदू और जो मुस्लिम हैं उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं अलग अलग, उनकी जो मांगे हैं वो डिफरेंट हैं, सोशली वो लोग अलग हैं। तो यहाँ से उनका जो पर्सपेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ। उसके बाद बात करेंगे टू नेशन थ्योरी की। जो सर सैयद अहमद खान है वो टू नेशन थ्योरी को लेकर आए। ऑल्दो ही डिडंट डायरेक्टली एडवोकेट्स, सामने से आकर उन्होंने विभाजन की बात नहीं करी, लेकिन उनके व्यू से पता चलता है कि वो हिंदू और मुस्लिम को दो डिस्टिंक्ट नेशन में बांटना चाहते थे बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनके राजनीतिक हित अलग अलग होने के कारण से टू नेशंस, दो राष्ट्र सिद्धांत को वो लेकर आए थे, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने बात नहीं करी थी पार्टीशन की। इसको आप याद रखेंगे। सो अब हम समरी में क्या लिखेंगे? सो इन समरी सर सैयद अहमद खान्स व्यूज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इवॉल्व्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, यानी कि कॉपरेशन तो बहुत ज़्यादा था, शेयर्ड प्रोग्रेस थी, टू अ मोर कॉशियस, लेकिन बाद में चेंज हो गया जब उन्होंने देखा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना ज़्यादा जटिल है हिंदू मुस्लिम को एक रखना। तो बाद में उनके जो विचार हैं वो बदल गए। सो सर सैयद अहमद खान के हिंदू मुस्लिम एकता पर विचार सहयोग और साझा प्रगति की मजबूत वकालत से बदलकर अधिक सतर्क रुख में विकसित हुए, जिसने प्रत्येक समुदाय की जटिलताओं और विशिष्ट राजनीतिक आवश्यकताओं को पहचाना। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जो क्रिटिक है हिंदुइज्म का।
जो नायकर हैं वो क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म में क्या बात करते हैं। सो सबसे पहले हम बताएंगे दैट जो पेरियार ईवी रामास्वामी हैं, ही वॉज नोन एज पेरियार एंड वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन हु क्रिटिसाइज हिंदुइज्म फॉर इट्स सोशल इनइक्वालिटीज एंड प्रैक्टिसेस। जो पेरियार हैं उन्होंने हिंदुइज्म को क्यों क्रिटिसाइज किया है? बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ की जो हिंदू लोग हैं उनके अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं और जो प्रैक्टिसेस वो करते हैं वो भी गलत उन्हें लगती थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और साथ ही साथ वो किसके फाउंडर हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के वो फाउंडर हैं विच सॉ टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो क्या था, उसका क्या काम था? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का काम था कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करना, सोशल जस्टिस को लेकर आना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की पॉइंट्स। क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो पेरियार हैं ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। Periyar vehemently opposed the caste system which he viewed as a tool of oppression used by the upper caste to subjugate lower caste, particularly Dalit. जो पेरियार है वो कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो केवल एक ऐसा टूल है, एक टूल है जो क्या करता है कि लोअर कास्ट जो है उसको सब्जुगेट करवाता है, उसका उत्पीड़न करवाता है अपर कास्ट के साथ। तो कास्ट सिस्टम को वो क्या करते थे, उसकी क्रिटिक थे। कास्ट सिस्टम के बारे में आप सभी अपने आप से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जानते होंगे। इस पॉइंट के अंदर आप अपने आंसर में वो इन्फॉर्मेशन भी लिखकर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिलीजियस सुपरस्टिशंस की। ही क्रिटिसाइज हिंदुइज्म फॉर प्रमोटिंग सुपरस्टिशन। उन्होंने हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया क्योंकि जो हिंदुइज्म है वो सुपरस्टिशंस को क्या करता है, प्रमोट करता है और रिचुअल्स को प्रमोट करता है दैट अकॉर्डिंग टू मी हिंडर्ड रैशनल थिंकिंग, जो कि क्या है, तार्किक सोच और प्रगति के खिलाफ है, उनका ऐसा मानना था। उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी के। जो पेरियार हैं उन्होंने क्या कहा कि हिंदुइज्म के अंदर पेट्रियार्कल नेचर है, पितृसत्तात्मक समाज है हिंदुइज्म का, जिसके वो खिलाफ थे। वो बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जो मेल्स और फीमेल्स हैं दोनों को इक्वल होना चाहिए, ना कि जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वो ब्राह्मिकर डोमिनेंस की, यानी कि जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जो ब्राह्मण्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है, वो ही सारे रिलीजन को मेंटेन करते हैं। इकोनॉमिक सुप्रीमेसी भी ब्राह्मण्स की होती है। उसके बाद वो बात करते हैं रैशनलिज्म की, यानी कि वो तर्कवाद की वकालत करते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तर्क के हिसाब से हो। नास्तिकता को वो बढ़ावा देते थे कि जो लोग हैं उन्हें नास्तिक बन जाना चाहिए। एनकरेजिंग पीपल टू क्वेश्चन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, वो लोगों की रिलीजियस प्रथाओं पर सवाल उठाया करते थे। लोग जो भी क्रियाकाम, जो भी कर्म क्रिया पूजा पाठ जो भी करते थे उन पे वो सवाल उठाया करते थे और कहा करते थे कि ये वैज्ञानिक आधार की जो है लोगों में कमी है। तो बेसिकली उन्होंने लोगों को नास्तिक बन जाने के लिए कहा। हिंदुइज्म की उन्होंने काफ़ी सारी तरह से बुराइयाँ करी, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में कि सामाजिक सुधार उन्होंने क्या करा। तो उन्होंने सामाजिक सुधार की मजबूत वकालत की, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग ऑपरेस्ड क्लासेस, जो बेचारे ऑपरेस्ड क्लासेस थे उनकी एजुकेशन के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और वुमेन्स के राइट की भी उन्होंने वकालत की। सो स्टूडेंट्स, ये थे नायकर के व्यूज़। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैं देखती हूँ कि आप सारे ना मेरे वीडियोस तो पूरे देखते हो और कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो इस बार मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।